गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हमारे प्रमुख विचारक पंडित जवाहरलाल नेहरू का हम अध्ययन कर रहे हैं और आज की कक्षा में हम पंडित नेहरू के राजनीतिक विचारों का हम अध्ययन करेंगे। तो क्या है इनके प्रमुख राजनीतिक विचार, जिसके संबंध में अपने विचार इन्होंने अपने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, अपनी पुस्तकों में, रचनाओं में जो उल्लेख किए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वे साम्राज्यवाद और फांसीवाद के प्रबल विरोधी थे। इसके संबंध में हम देखते हैं कि नेहरू के जो हमने पिछली बार मानवतावाद के संबंध में विचार पढ़े थे, तो कह सकते हैं कि नेहरू एक मानवतावादी थे। मानव सेवा के लिए हमेशा आगे रहते थे और मानव सेवा को परमो धर्म मानते थे। इसलिए उनके लिए मानव सर्वश्रेष्ठ है, मानव साध्य था। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ जो किसी देश को गुलाम बनाकर उसको एक अपना उपनिवेश बनाकर जिस प्रकार से मनुष्य का शोषण करते हैं, तो ये कदापि नेहरू को स्वीकार नहीं था। और दूसरा, साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष और फांसीवादी प्रवृत्तियों का विरुद्ध उनके जीवन का एक मूल मंत्र बन चुका था। जहाँ कहीं भी विश्व में, किसी भी देश में, चाहे किसी भी कोने में, कहीं भी क्षेत्र में अगर कोई साम्राज्यवादी ताकतें, शक्तियाँ किसी भी देश में मनुष्यों का, व्यक्तियों का, मानवों का जो शोषण होता है, उसके खिलाफ नेहरू ने हमेशा आवाज़ उठाई है, इसके विरुद्ध अपना संघर्ष किया है। और जो भी फांसीवादी प्रवृत्तियों अर्थात जो तानाशाही प्रति अधिनायकवादी प्रवृत्तियाँ हैं, उनका विरोध करने में उन्होंने अपना जीवन का ध्येय बना लिया था। आप देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भी वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवादी और फांसीवादी विरोध में हमेशा खड़े रहे। इससे ये सिद्ध होता है कि नेहरू केवल एक देश के नेता नहीं बल्कि एक विश्व नेता थे। वे केवल यहाँ तक सीमित नहीं रहे कि अब मेरा भारत स्वतंत्र हो गया तो अब मुझे दुनिया में कुछ भी लेना देना नहीं। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने मानवता को सबसे बड़ा आदर्श मानते हुए इन्होंने ये तय किया कि जहाँ कहीं भी, जो भी दुनिया में आज भी गुलाम देश हैं, उनकी स्वतंत्रता के लिए, उनको साम्राज्यवाद से मुक्ति दिलाने के लिए तथा ऐसी तानाशाही शक्तियों को बिल्कुल हटाने के लिए मेरी जहाँ तक हर संभव कोशिश, मैं ऐसे देशों की सहायता करूँगा जो आज भी साम्राज्यवाद के शिकार होते जा रहे हैं। उन्होंने वैश्विक मंच पर हर एक स्तर पर ये आवाज़ उठाई कि विश्व में अब साम्राज्यवाद का अंत होना चाहिए। आई बात समझ में? इसलिए भारत ने और विशेषकर नेहरू ने इसका ज़बरदस्त तरीके से इन जो चुनौतियां थी, जो फांसीवाद को या साम्राज्यवाद को, उपनिवेशवाद, इनका ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया और इसके विरोध के पक्ष में हमेशा खड़े रहे। आप देखते हैं कि इंडोनेशिया देखिए, मोरक्को देखिए, ट्यूनीशिया देखिए, अल्जीरिया देखिए, इनकी जो साम्राज्यवादी, इनकी जो स्वतंत्रता और साम्राज्यवादी षड्यंत्र के विरुद्ध नेहरू ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने देश से बाहर निकलकर इन देशों की स्वतंत्रता के लिए नेहरू ने अपना भरसक प्रयत्न किया, अपने महत्वपूर्ण योगदान को निभाया। फिर भी अगर हम नेहरू के विचारों को साम्राज्यवाद के संबंध में विचार समझने की कोशिश करें तो समझते हैं कि आखिर क्यों साम्राज्यवाद का विरोध किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साम्राज्यवाद है वो शोषण पर आधारित है। किस पर आधारित है? शोषण पर आधारित है। देखिए, साम्राज्यवादी देश हिंसा, उत्पीड़नकारी प्रक्रिया को अपनाकर शोषण के उद्देश्य से साम्राज्यवाद की स्थापना करते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो भी साम्राज्यवादी देश हैं, जो अपने साम्राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना चाहते हैं, अपनी सीमाओं को ज़्यादा से ज़्यादा स्तर पर बढ़ाना चाहते हैं और बहुत बड़े एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने के जो स्वप्न देखते हैं, उनका जो मकसद होता है और अपने जो साम्राज्य का विस्तार करने का जो उद्देश्य होता है, साध्य होता है, वो किस पर होता है? हिंसा, हत्या, झगड़े। ये जो देश हैं वो हिंसा, हत्या, संघर्ष, तनाव, विद्रोह, इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देते हैं तथा उत्पीड़न यानी शोषण करना, जनता का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करना। तो हिंसा और उत्पीड़नकारी ऐसी प्रक्रिया को अपनाकर और ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया जा सके, जिससे अपने हितों की पूर्ति की जा सके, ऐसे ही इन साम्राज्यवादी ताकतों का एक चरित्र होता है और इनके प्रयोग द्वारा ही वो अपने साम्राज्यवाद की स्थापना करते हैं। साम्राज्यवाद शोषण, लूट खसोट और हिंसा को प्रोत्साहित करता है। साम्राज्यवाद कभी भी नैतिक मूल्यों, आदर्शों को साथ लेकर नहीं चलता है। उसका चरित्र इसी पर निर्भर करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करे, लूट मार मचाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वो हिंसा का सहारा लेता है, जो कदापि बिल्कुल उचित नहीं है, न नैतिक दृष्टि से है और न किसी भी प्रकार से उस देश के भविष्य के लिए। तो ये इस प्रकार जो साम्राज्यवादी ताकतें होती हैं, वो इनका सहारा लेते हुए अपने हितों में को प्राप्त करने की कोशिश करते थे या उसके प्रति वो प्रोत्साहित रहते हैं।
इसलिए उन्होंने साम्राज्यवाद और साम्राज्यवादी मनोवृत्तियों से ज़बरदस्त घृणा थी। किसको? नेहरू जी को, कि जो साम्राज्यवाद है वो किसी भी स्तर पर कल्याण का साधन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी मनोवृत्ति बहुत ही दुष्ट है और इस प्रवृत्ति से दूर करना ही हमारा मकसद होना चाहिए। ठीक है, वे साम्राज्यवाद को शोषण की दर्द भरी कहानी और मानवता के नाम पर कलंक मानते थे। किसको? साम्राज्यवाद को। नेहरू मानते हैं कि साम्राज्यवाद जो है एक प्रकार से शोषण की दर्द भरी कहानी है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता, इसमें शोषण के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, दूसरा, और ये जो है साम्राज्यवाद एक मानवता के नाम पर बहुत बड़ा कलंक है, मानवता के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कारण, क्योंकि इनका नेचर बिल्कुल मनुष्य के पतन की ओर ले जाने वाला है, मनुष्य को एक मतलब शोषण, अत्याचार और इनके आधार पर इसकी नींव बनी हुई है। तो ये कब अच्छा हो सकता है? जो अच्छा नहीं है तो वो बुरा ही है और कलंक ही है, और इसके सिवा उसको क्या उपमा दी जाए। ठीक है, इसलिए नेहरू के जीवन का लक्ष्य क्या है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोषण की स्थिति को समाप्त करना, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। और साम्राज्यवादी जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में होते हैं, इसलिए नेहरू राष्ट्र से भी परे जाकर अंतर्राष्ट्रीयवाद स्तर पर ये कहते बात कि इसकी साम्राज्यवाद का पूर्णतः नाश होना चाहिए, साम्राज्यवाद की पूर्णतः समाप्ति हो जानी चाहिए। और आपको पता होगा कि हमारे देश की विदेश नीति में भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बना रखा है कि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंग भेद, प्रजाति विभेद का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं, इनको कदापि स्वीकार नहीं करते। ये हमारी विदेश नीति का भी एक मूल मंत्र और मूल उद्देश्य के रूप में इसको प्रतिस्थापित किया गया है, ताकि दुनिया को पता चले कि हम किन नैतिक मूल्यों को लेकर चलते हैं और किन में आस्था करते हैं, और हम किस आस्थाओं के साथ दुनिया को अपना चरित्र बताते हैं कि हम हमारे लिए कितने आदर्श महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये देखा कि साम्राज्यवाद किस पर आधारित है? शोषण पर, जो कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए एक प्रकार का कलंक है। इसके अलावा कुछ भी साम्राज्यवाद नहीं है। ठीक है, सेकंड बात देखते हैं कि साम्राज्यवाद के परिणाम राजनीतिक अत्याचार और सामाजिक विखंडन होता है। देखिए, हमने देखा कि साम्राज्यवाद वो किस पर आधारित है? हिंसा और बल प्रयोग पर, क्योंकि ये अपने साध्यों की प्राप्ति हिंसा और बल के द्वारा ही करता है, इसके अलावा और किसी प्रकार का साधन है ही नहीं इसके पास। तो जब इनका वो साधन इन हिंसा और बल पर आधारित अपने साधनों का जो प्रयोग करता है और अपने अधिकारों की मांग करने वाली जनता पर निर्ममतापूर्वक गोली वर्षा करता है। आप देखिए, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़िए आप, दुनिया की जितनी भी नस्ल भेदी या जहाँ भी साम्राज्यवादी ताकतों ने अपना नियंत्रण बना रखा था, और वहाँ पर जो उन देशों के जो स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में हम देखते हैं, तो पता चलता है कि जो अपने अधिकार की जो मांग करने वाली सामान्य जनता है, उन जनता पर कितना निर्ममतापूर्वक अत्याचार किए हैं उन्होंने। विभिन्न षड्यंत्रों द्वारा, गोली वर्षा के द्वारा उनको अपनी जानों को, अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ी। मकसद क्या था कि साम्राज्यवाद अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो किसी भी साधन को अपना सकता है, और इन बिल्कुल अनैतिक मांगों को पूर्ण करने के लिए भी इस प्रकार के हिंसा और बल प्रयोग का सहारा लेता आया है। अब आप हमारे हिंदुस्तान का देख लीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में आप देखेंगे कि इस अमृतसर का जो जलियांवाला बाग क्षेत्र था, तो वहाँ पर जो एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था, इसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी थे, और एक कोने में जो इस रोलक एक्ट के विरुद्ध में कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, उसके विरुद्ध में एक छोटी सी सभा का आयोजन किया था जिसमें गिने चुने व्यक्ति थे, लेकिन जनरल डायर ने एक साथ जिस प्रकार से फायर का आदेश देते हुए वह हजारों की संख्या में जाने गई। तो ये क्या है? ये साम्राज्यवाद का निर्मम रूप दिखाई देता, और क्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी कई घटनाएं हमें बताती हैं कि ये साम्राज्यवाद किस प्रकार से अपने इस घटिया चरित्र को मतलब सामने लाता है। फिर यही साम्राज्यवाद क्या करता है कि फूट डालो, राज करो की नीति में विश्वास करता है। आज देखिए, अपने स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में आप इतिहास उठा के देखते हैं कि जो 1905 का हमारा बंगाल विभाजन हुआ था, क्या मकसद था अंग्रेज़ों का कि इस क्षेत्र में, इस भूभाग पर हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर क्यों हमारे खिलाफ खड़े।
वो हमको बांटना चाहते थे, वो हमको तोड़ना चाहते थे कि दोनों को धर्म के आधार पर तोड़ा जाए और तो हम लंबे समय तक हिंदुस्तान में राज कर सकते हैं। तो उन्होंने इसी आधार पर उन्होंने, आप समझते हैं, देखते हैं, इतिहास पढ़ा है आपने, कि फूट डालो राज करो नीति का अनुसरण करते हुए उन्होंने बंगाल का विभाजन किया और मुसलमानों को कहा कि पृथक आप अपना अलग से संगठन बनाइए, आप क्यों इस कांग्रेस के साथ चल रहे हो, कांग्रेस एक हिंदूवादी संगठन है। न जाने किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप करके हमारे देश में सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने का काम इन अंग्रेजों ने किया और उसकी जो 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 बीज बोए थे अंग्रेजों ने, उसका परिणाम हम देखते हैं 1947 में किस प्रकार से हमारे सामने है। तो ये जो इतना किसी भी राष्ट्र को अस्थिर करने वाला, राष्ट्र का सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने वाला, ये साम्राज्यवाद होता है। ठीक है, अतः वह शासित देश की जनता में फूट के ऐसे बीज बो देता है जिनसे सदियों तक छुटकारा भी नहीं पा सकते हैं। आज समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से 1905 में जो बीज बोए थे अंग्रेजों ने, 1947 में जो पाकिस्तान पृथक करके ही इसका जो रूप है वो आकर ठहरा था। तो ये कदापि किसी भी राष्ट्र के भविष्य के लिए, लोकतंत्र के लिए, मानवता के भविष्य के लिए उसको अच्छा नहीं कहा जा सकता है। बहुत ही एक क्रूर प्रकृति के तौर पर देखा जा सकता है। नेहरू ने 1929 के साम्राज्यवाद के संबंध में कहा कि हमारा दुश्मन इंग्लैंड नहीं है, हमारा दुश्मन तो साम्राज्यवाद है और जहाँ साम्राज्यवाद है हम खुशी के साथ नहीं रह सकते, बिल्कुल कदापि उसके साथ नहीं चल सकते, क्योंकि ये शोषण पर आधारित है, ये अत्याचार पर आधारित है, ये हिंसा पर आधारित है, ये सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के पर आधारित है। तो ये किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? इसलिए उन्होंने कहा कि हम किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि किसी देश के द्वारा अपनाई गई इन नीतियों के खिलाफ हैं जो इस प्रकार की प्रवृत्तियों को बल देते हैं। ठीक है, अगला है फांसीवाद, स्वतंत्रता, प्रगति और विश्व शांति का विरोध है। कैसे? देखिए, नेहरू की दृष्टि में फांसीवाद नाजीवाद और साम्राज्यवाद और जातिवाद का प्रत्यक्ष और उग्र रूप है। देखिए, दुनिया में अपन देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस प्रकार से जर्मनी और इटली में जो फांसीवाद और नाजीवाद का जो उदय हुआ और जिस प्रकार यूँ कहेंगे एक प्रकार की इन स्वरूप में जो तानाशाही अधिनायकवादी जो व्यवस्था स्थापित हुई और युद्ध के लिए हिंसा पर आधारित जो शासन व्यवस्था स्थापित हुई, तो ये उसी को ही अपन एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये साम्राज्यवाद का एक रूप कह सकते हैं। नेहरू प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और उसकी स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार से कटौती नहीं की जानी चाहिए, न राज्य के द्वारा न किसी अन्य शक्ति के द्वारा। और वे जानते थे कि फांसीवादी अनुशासन के नाम पर नागरिकों की स्वतंत्रता का अपहरण करता है। अब जो ये फांसीवादी व्यवस्था है, जैसे इटली की थी, तो वहाँ पर क्या कहते थे, इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, मतलब अनुशासन के नाम पर स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया कि हम राज्य में अनुशासन बना रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता जो नागरिकों की थी उसका उन्होंने एक प्रकार से अपहरण कर लिया। फांसीवादी प्रगति विरोधी विचारधारा है और यह उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करती है। कौन सी? फांसीवाद। उग्र राष्ट्रवाद मतलब मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और दूसरे राष्ट्र वो मेरे लिए घृणित है। मुझे अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, चाहे युद्ध हो, हिंसा हो, कुछ भी करो, लेकिन मेरे लिए अन्य राष्ट्र दुश्मन हैं, उनके प्रति घृणा का व्यवहार करो, इस प्रकार से। तो ये उग्र राष्ट्रवाद के नाम पर जनता को युद्ध के लिए प्रेरित करता है, ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये एक अशांति का द्योतक है। वो एक यूँ कह सकते हैं कि उस राज्य में भी शांति कभी स्थापित नहीं हो सकती है। इसलिए अपन देखते हैं कि जो नाजीवाद है, वो फांसीवाद हो, अधिनायकवादी हो, ये कदापि एक अच्छी व्यवस्था के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। जब कांग्रेस का फैजूर अधिवेशन 1936 में हुआ तो उसमें कहा गया था कि फांसीवाद अंतर्राष्ट्रीय मामलों में खुल्लम खुल्ला गुंडापन पर उतर आया है और इसकी नींव घृणा और हिंसा पर आधारित है। इसलिए अगर इसे न रोका गया तो लड़ाई की चिंगारी जरूर भड़क उठेगी। मतलब कह सकते हैं कि जो 1936 में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें क्या बताया गया था, क्योंकि ये 1936 में एक प्रकार से ये फांसीवाद नाजीवाद पनप चुके थे, तो कह सकते हैं कि उसमें ये नेहरू का कथन था कि फांसीवाद है जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक प्रकार से खुल्लम खुल्ला गुंडाईपन, यानी जो एक प्रकार से दादागिरी और जो गुंडा प्रवृत्ति की हरकतें होती हैं उस पर उतर गया था। और इसकी जो नींव है, इसकी जो फाउंडेशन है, वो किस पर आधारित है? वो केवल घृणा और नफरत, हिंसा, इस पर आधारित है। क्योंकि अगर इसको नहीं रोका गया तो ये इस प्रकार की चिंगारी ऐसे भड़क उठेगी जो देश की, दुनिया की शांतिपूर्ण जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक, उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकती है। इसलिए उसको रोकना बेहद जरूरी हो जाएगा। ठीक है, अंतिम है फांसीवाद लोकतंत्र विरोधी।
फांसीवादी हैं वो लोकतंत्र के विरोधी होते हैं। किस आधार पर? देखो, नेहरू के लिए लोकतंत्र एक व्यवस्था न होकर विश्वास और आस्था का विषय था। केवल व्यवस्था नहीं है कि राजनीति व्यवस्था का संचालन लोकतांत्रिक हो, नहीं। नेहरू के लिए लोकतंत्र का अर्थ इससे भी व्यापक था। वो उसको विश्वास और आस्था का विषय मानते थे। फांसीवाद अपने उदय, विकास और संपूर्ण प्रक्रिया में लोकतंत्र विरोधी दर्शन है कि जब से फांसीवाद का जो उदय हुआ है, इसका जो विकास हुआ है और जो संपूर्ण प्रक्रिया चलती रहती है, वो हमेशा हर कदम पर लोकतंत्र का विरोध करती है, लोकतंत्र के विरोधी हैं। नेहरू के लिए लोकतंत्र जीवन और फांसीवाद मृत्यु का संदेशवाहक था। उनमें, नेहरू का लोकतंत्र में अगाध विश्वास था, पूर्णतः उसमें एक आस्था थी और उनको अपने एक जीवन के रूप में उसको स्वीकार करते थे लोकतंत्र को। लेकिन जो फांसीवाद की बात करें तो वो एक मृत्यु का संदेश वाहक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। नेहरू को फांसीवाद से इतनी नफरत थी कि आपको पता हो कि एक बार मुसोलिनी ने उनको मिलने का आमंत्रण दिया, लेकिन नेहरू ने ठुकरा दिया। नेहरू ने कहा नहीं, हमें आपसे नहीं मिलना, क्योंकि आपकी और हमारी विचारधारा डिफरेंट है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र में जीते हैं और लोकतंत्र के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन आप जैसे जिस प्रकार से फांसीवादी हरकतें और जिस प्रकार से उग्रता और जो हिंसा का और जो खुल्लम खुल्ला जो आप तरीका अपना रहे हो, मैं इसके विरोधी हूँ। और मैं ऐसा कभी भी ऐसे व्यक्ति से, ऐसी विचारधारा से प्रेरित किसी संगठन से नहीं मिलना चाहता जो इस प्रकार से लोकतंत्र का विरोधी हो। हम लोकतंत्र के पक्षधर हैं, मुझे आपसे मिलने की आवश्यकता नहीं है। तो जो उन्होंने, मुसोलिनी ने जो आमंत्रण दिया था उसको भी ठुकरा दिया था। मकसद क्या था कि इस फांसीवादी विचारधारा में उनको विश्वास नहीं था, तो ऐसे व्यक्ति से मिलने क्यों। इसलिए उन्होंने अपने जीवन भर इस फांसीवादी साम्राज्यवादी ताकतों का ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया। उनके खिलाफ देश से बाहर निकलकर दुनिया के देशों में और संयुक्त राष्ट्र संघ के स्तर पे भी उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और विश्व के देशों को इससे मुक्ति पाने के लिए फांसीवादी, उपनिवेशवादी ताकतों और जो साम्राज्यवादी स्तर पर जो ताकतें हैं उनको समाप्त करने के लिए विश्व जनमत और विश्व के लोकतांत्रिक देशों को एक साथ मजबूत करके इन ताकत के विरुद्ध लड़ने के लिए अपनी जीवंत पर्यंत शक्ति को उसमें लगाया। तो ये थे गांधी के, मतलब नेहरू जी के अपने राजनीतिक विचार जो विशेषकर साम्राज्यवाद और फांसीवाद के विरोध में प्रतिपादित किए थे।